वंदे मातरम। जय हिंद। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष ये 39वां वीडियो एपिसोड लेकर प्रस्तुत हूँ। मैं यह लीगल अवेयरनेस के लिए और आम जनता के ज्ञान के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि कानून में बहुत परिवर्तन होता जा रहा है, नए नए जजमेंट आ रहे हैं, नई नई बात हो रही है, तो इसका ज्ञान आम जनता को भी होना चाहिए। और आजकल मित्रों, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिए जाने के मामले में बहुत सारी चर्चा परिचर्चा हो रही है। तो संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है कैसे और किस प्रकार, उस पर मैं आज आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा। दोस्तों, BNSS मतलब दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 216 में संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामला के बारे में बताया है कि संज्ञेय मामला वो होता है या संज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। और धारा 21 जो अंग्रेजी में BNSS में 2 वो है, उसमें असंज्ञेय अपराध के बारे में है कि असंज्ञेय अपराध जो होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, से ऐसा अपराध अभी है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामला भी ऐसा मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं रखता है। एक है धारा 2(1) वह है, और इंग्लिश में जिसको 10 बोलते हैं, BNSS का है, समन मामला से ऐसा मामला है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। और आगे अब बात आती है परिवाद से, जो इसका मुख्य विषय हमारी इस चर्चा का, वो परिवाद, समन्स, नोटिस, आदेश के संबंध में। इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। इसमें यह भी है कि ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट को प्राइवेट कंप्लेंट समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। और वारंट मामला, इसका उल्लेख धारा 2(1) यह ZBNSS में किया गया है। वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। धारा 204 CRPC अध्याय 16 CRPC और धारा 227 BNSS अध्याय 17 आदेशिका का जारी किया जाना, ये महत्वपूर्ण सेक्शन है। आदेशिका का मतलब होता है कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट प्रस्तुत होने के बाद धारा 200 के अंतर्गत उसमें शपथ लिए जाते हैं, बयान कंप्लेनेंट के, और अगर उसके कोई गवाह के बयान कराना हो तो वो उनके भी बयान लिए जाते हैं। उसके बाद में धारा 201 और 202 में देखा जाता है उसको कि प्रकरण कैसे क्या है, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबका अवलोकन किया जाता है। वो धारा 203 में अगर उनको पाया जाता है कि अपराध किसी भी प्रकार का केस नहीं बनता है तो उसको खारिज कर दिया जाता है। अब मेरी बात पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर उसको खारिज कर दिया है तो ठीक है 203 में, परंतु अगर उसको खारिज नहीं किया है, वो धारा 204 के अंतर्गत उसको प्रोसेस जारी किया है, उसका प्रोसेस जारी करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करती है, उसमें फीस जमा करना होती है, प्रोसेस फीस, उसके बाद उसका समन्स या नोटिस जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं, वो उसको जारी किया जाता है और उसके पालन में उसको न्यायालय में उपस्थित होना ही पड़ता है।
तो ये कोर्ट तभी कर सकती है जब उसको कॉग्निजेंस ले, उसको संज्ञान में ले। जब तक उसको संज्ञान में नहीं लेती है, उसको 204 के दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसको जैसे समन्स जारी या नोटिस जारी नहीं करती है। तीसरा है कि यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, ये मैं आपको बता दिया है। मामला समन मामला प्रतीत होना चाहिए और वह अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन जारी करेंगे। दूसरा इसका है धारा 200, दंड प्रक्रिया संहिता का धारा 200 है और इसका धारा 223 BNSS है। और जो मैंने आपको 204 बताया था दंड प्रक्रिया संहिता का, उसका BNSS है 227 पूर्व अध्याय 17 में। अब ये धारा 200 जो दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 223 BNSS में जो है वो कंप्लेंट के बारे में है कि आप कंप्लेंट कैसे प्रस्तुत करेंगे। परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट परिवादी की ओर से यदि कोई साक्ष्य उपस्थित है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश भी लेखबद्ध किया जाएगा और फिर परिवादी और साक्ष्यों के सबके उस पर हस्ताक्षर भी होंगे या निशानी अंगूठा होगा। परंतु जब परिवाद ये मौखिक स्थिति में हो तब, और अगर लिखित में कंप्लेंट दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको शपथ पर कथन करवाए या न करवाए, ऐसा है। यदि परिवादी लोक सेवक या कोर्ट द्वारा किया जाता है। दूसरा है सम्मन का जारी करना। इसमें एक जजमेंट है JRD टाटा चेयरमैन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड विरुद्ध मजिस्ट्रेट पायल कुमार 1987 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 417 दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि एक अपराध जैसे कि आपराधिक विश्वास भंग के एक परिवाद की प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट सम्मन जारी करने के स्तर पर उसके समर्थन में दिए गए साक्ष्य के परिवाद में के लिए किए गए अभिकथनों से मुख्यतया संबंध है एवं केवल संतुष्ट होने को है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार है। मजिस्ट्रेट मामले के गुणागुण या दोषों के विस्तृत विवेचना में जाने को अपेक्षित नहीं है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि यह देखना जरूरी नहीं है कि अपराध किया है या नहीं किया है, and whatever documents presented before the court, filed before the court, submitted before the court, having looked into the all documents, thereafter court considered it to issue the summons, then he can। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि इसमें इसका केस बनता है या नहीं, इतना ही है कि इनके पर्याप्त आधार होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड द डॉक्यूमेंट्स। दूसरा है धारा 195 CRPC का, जिसमें 215 BNSS नए लॉ में जो है उसमें है, और इसमें है 195 का भी है CRPC का जो 216 BNSS में है। इसमें यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 172 से धारा 188 तक की धाराओं जो BNSS में 206 से 217 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का और BNSS में 206 से 217 तक में है इसमें, और CRPC में धारा 172 से धारा 188 तक में जो अपराध है उसके संबंध में जो समन्स जारी होते हैं उन सारे अपराध और संबंध के बारे में है, मिथ्या सूचना देने के बारे में, मिथ्या सूचित करने के बारे में है, और लोक सेवक का आदेश न मानना और गैर हाजिर रहना के बारे में है। दूसरा है कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की हो धारा 24 में, धारा 84 में, उसके अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिर होने पर 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना साथ दोनों दंडनीय है, जो 7 वर्ष तक हो सकेगी। फिर 210 BNSS में दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है, मतलब पेश करना था और नहीं पेश किया तो उसके आधार पर भी उनको 1 माह से कम और 6 माह तक की सजा है। फिर 211 BNS में विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देना नहीं देता है तो उसके लिए भी इसमें सजा का प्रावधान है। फिर धारा 212 में मिथ्या इत्तला देना, किसी को लोक सेवक को किसी अधिकारी को झूठी सूचना देना है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो और उसको सच बता के उसको झूठी मतलब मिथ्या सूचना देना है
असत्य बोलना है, असत्य सूचना देना है तो उस पर भी उसको जुर्माना और सज़ा का प्रावधान है। वैसे ही 213 में है कि शपथ से इनकार कर देना। अगर आपको शपथ दे पर कोई बात कहना है और आपको अधिकारी कह रहा है और आप मना कर देते हो तो उस पर भी 6 माह की सज़ा है। 214 में लोक सेवक को प्रश्न का, अगर कोई सरकारी अधिकारी आपको या न्यायालयीन अधिकारी आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है और आप उसका सवाल देने से इनकार कर देते हो तो उस पर भी 6 माह की सज़ा है। फिर 215 में ये है कि कथन पर हस्ताक्षर नहीं करते हो, आपने बयान तो दे दिया और उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर रहे हो तो उसमें भी 3 माह और 300,000 रुपये का जुर्माना है। फिर अगर शपथ पर भी आप झूठ बोल देते हो, एफिडेविट देते हो और उस एफिडेविट में आप झूठ बोल रहे हो तो उसमें भी 3 वर्ष का सजा है और जुर्माना है। और 217 इसमें है कि इस आशय से आप सूचना, मिथ्या सूचना या असत्य कथन बोल रहे हो और असत्य रिपोर्ट कर रहे हो या नोटिस दे रहे हो या असत्य आप इस लोक सेवक को बता रहे हो कोई बात, तो उसके लिए भी आपको दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी सज़ा का प्रावधान है। ये इस प्रकार का इसमें ये है। और दूसरा ये है मित्रों कि अब मैं आपको कुछ साइटेशंस बताना चाहता हूँ जिसमें संज्ञान मजिस्ट्रेट कब लेता है। एक साइटेशन है फ़खरुद्दीन अहमद। ये साइटेशन मतलब कहा जाता है न्यायिक दृष्टांत जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फ़खरुद्दीन अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2008 क्रिमिनल लॉ जनरल 44377 सुप्रीम कोर्ट का है इसमें। और एक और है 2008 का 17 SCC 157। अभिव्यक्ति अनिश्चित धोतन करने का है। यह न तो व्यवहार्य है न ही इस बारे में संक्षिप्त परिभाषित करना वांछनीय था कि संज्ञान लेने से क्या अर्थ है। अजीत कुमार पालित वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 765 और 1963 क्रिमिनल लॉ जनरल 797 में यह अभिमत दिया गया कि किसी मामले में जांच या विचारण तभी हो सकता है जब पहले मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान करे। संज्ञान का शाब्दिक अर्थ ध्यान देना है। अब आप सोचते होंगे कि संज्ञान चल रहा है तो संज्ञान का मतलब क्या होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला है अजीत कुमार पालित वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य में AIR 1963 में कि किसी मामले में जांच या विचारण तभी हो सकता है जब पहले मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान करे, मतलब पहले उस पर ध्यान दे। संज्ञान का शाब्दिक अर्थ है ध्यान देना। ये इन्होंने जज साहब ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने। जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध की ओर इस उद्देश्य ध्यान देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता में बताई गई न्यायिक कार्यवाही की जानी चाहिए तब उसके द्वारा उस अपराध का संज्ञान करना कहा जाता है। अब एक और जजमेंट है जमुना शाह भुवन चंद्रा कालिया 2002 क्रिमिनल लॉ जनरल 451 गुवाहाटी हाईकोर्ट का है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान किया जाना उसके न्यायिक विवेक की बात है, फिर भी उसे न केवल साक्ष्य के संतुष्ट होकर संज्ञान लेना चाहिए अपितु तो प्रक्रिया का यथोचित रूप से पालन करना चाहिए। एक और जजमेंट में आपकी तरह बता रहा हूँ अख्तर हुसैन वर्सेस झारखंड राज्य 2003 क्रिमिनल लॉ जनरल NOC झारखंड 57 जहां न्यायालय के सम्मुख परिवाद प्रस्तुत किया गया था। परिवाद मतलब प्राइवेट कंप्लेंट, और परिवाद के माध्यम कार्यवाही होनी थी। वहां संपूर्ण मामले पर भली प्रकार विचार किया गया और यह अवधारित किया गया कि संज्ञान मामले के तथ्यों परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। संज्ञान किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, इसके लिए है राजेंद्र स्वरूप वर्सेस बालेश्वर प्रसाद 1988 क्रिमिनल लॉ जनरल 129। संज्ञान 3 परिस्थितियों में लिया जा सकता है। ये इसमें बताया कोर्ट ने। एक तो किसी व्यक्ति द्वारा प्राइवेट कंप्लेंट प्रस्तुत किए जाने पर लिया जा सकता है, या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर, या फिर पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से किसी अपराध की सूचना मिलने पर, या मजिस्ट्रेट की अपनी जानकारी के आधार पर भी उसका संज्ञान लिया जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की फुल बेंच ने ये जजमेंट दिया है। 5 न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने विस्तारपूर्वक विचार करके यह तय किया है कि ये तीनों खंड एक दूसरे को एक्सक्लूड नहीं करते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मजिस्ट्रेट किसी एक खंड के अंतर्गत कार्य करते हुए दूसरे खंड की बातों पर भी विचार करके संज्ञान कर सकता है। एक और जजमेंट मैंने पहले बताया था शहीद अख्तर स्टेट ऑफ यूपी 2004 क्राइम्स का है 34 इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इसमें बताया गया कि आदेशी का समन नोटिस जारी करते समय मजिस्ट्रेट को परिवाद के पहलू पर परिलक्षित अंतर्निहित संभाव्यों पर विचार करना पड़ता है
तथा न्यायिक तरीके से विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने प्राइवेट कंप्लेंट पेश की और उन्होंने समन्स जारी कर दिया या नोटिस जारी कर दिया, उस पर वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसके पश्चात सारे डॉक्यूमेंट और सारी बातों को देखने के बाद ही जारी करते हैं। फिर एक है जजमेंट के वेणुगोपाल वर्सेस केरल राज्य का है, 2003 क्रिमिनल लॉ जनरल केरल 1427। जहाँ कोई मामला किसी अपराध के संज्ञान लिए जाने के संदर्भ में अभिप्रेत था, वहाँ मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने संबंधी प्रक्रिया पर भली प्रकार विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि समन जारी किया जाना न्यायोचित माना गया। अब फिर से हम आते हैं धारा 204 आदेशिका जारी करना। यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और मामला समन मामला प्रतीत होता है तो अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन जारी कर सकता है। फिर है अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन तब तक कोई समन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन साक्ष्यों की सूची फाइल नहीं कर सकता। यानी आपको अगर नोटिस जारी करवाना है, समन्स जारी करवाना है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो उसके साथ आपको एक प्राइवेट कंप्लेंट भी लगेगी, आपका एफिडेविट भी लगेगा, पुलिस रिपोर्ट आपने अगर की हो तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की वो पुलिस रिपोर्ट भी लगेगी। फिर पुलिस ने आपको यह निर्देश दिया हो कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में कार्रवाई करें तो वो वाला भी लगेगा। और उसके अलावा आपको उसकी सूची भी लगाई जाना पड़ेगी, आपके कौन कौन गवाह है। उसके बाद में फिर प्राइवेट कंप्लेंट को अगर 203 में अगर खारिज नहीं किया जाता है तो फिर 204 में उसको वो भेजा जाएगा और 204 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है या समन जारी किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञान लिया गया और मतलब की ज़रूरत ही नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। इसके अलावा श्रीमती स्वर्ण आनंद वर्सेस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 1977 क्रिमिनल लॉ जनरल 355 और गोपाल चौहान वर्सेस श्रीमती संध्या 1979 क्रिमिनल लॉ जनरल 446 परिवाद के आधार पर कार्यवाही अध्याय 19 मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण के अनुसार की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। यदि मजिस्ट्रेट परिवाद को धारा 203 के अधीन खारिज नहीं करता है तो स्पष्ट है कि वह उसमें पर्याप्त आधार मानता है और इसलिए अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन या वारंट जारी करेगा। धारा 203 के अधीन परिवाद खारिज करने के कारण बताना आवश्यक नहीं है। समन जारी करने के लिए अन्य आवश्यक बातें, साक्ष्यों की सूची, यह सूची अलग कागज पर होनी आवश्यक नहीं है। परिवाद में सूची दी गई है तो पर्याप्त है। परिवाद की प्रतिलिपि समन की फीस है। अगर बहुत सारे अभियुक्त है, 5-10 लोगों के खिलाफ अगर को प्राइवेट कंप्लेंट लगा दी, अब उसमें से 5 के खिलाफ तो केस बन रहा है तो 5 के खिलाफ वो समन्स जारी कर देंगे और 5 के खिलाफ नहीं बन रहा है तो धारा 203 के अंतर्गत उसको खारिज कर देंगे और उसको जब खारिज करेंगे तो उसका कारण उसमें दिया जाएगा। फिर है एक स्वर्ण आनंद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1977 क्रिमिनल लॉ जनरल 355 वाला, ये मैंने पहले निवेदन किया था। तो जहाँ एक मजिस्ट्रेट परिवाद पर एक अपराध का संज्ञान लेते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 जो अब है 225 BNSS के अधीन साक्ष्य के विचार परामर्श पर धारा 203 जो अब है 226 BNSS के अधीन परिवाद के खारिजीकरण का एक आदेश नहीं पारित करता है और उसे धारा 204 अर्थात 227 BNSS के अंतर्गत समन जारी करता है एवं इसके ऐसा करने के लिए उसे कारण देने की अपेक्षा नहीं है, परंतु कुछ के विरुद्ध ही समन निकाले तो कारण देता है। अब एक है राजेंद्र नाथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुरुलिया 1972 AIR सुप्रीम कोर्ट 470, यह है राजेंद्र नाथ वर्सेस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुरुलिया। इसमें 1972 क्रिमिनल लॉ जनरल 268 में भी है और AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट 470 में भी है और क्रिमिनल लॉ जनरल 1972 पेज 268। अब इसमें क्या है, एक न्यायालय जिसने संज्ञान नहीं लिया है, आप ध्यान दें, अगर न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया है तो समन जारी कर ही नहीं सकता है। अगर समन जारी किया है तो इसका तात्पर्य यह है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो संज्ञान लिया है। ये मैंने आपके सामने निवेदन किया मित्रों। और इस मामले में अब मैं ये आखिरी में ये बताना चाहता हूँ कि संज्ञान नहीं लिया जा, कौन से मामले में संज्ञान नहीं लिया जाएगा ये माना जाएगा, तो ये शहीद अख्तर वाले केस में बताया गया है और शहीद अख्तर वर्सेस यूपी 2004 क्राइम्स में है, इलाहाबाद 34
कि आदेशिका जारी करते समय मजिस्ट्रेट को परिवाद के पहलू पर परिलक्षित अंतर्निहित संभाव्यता पर विचार करना पड़ता है तथा न्यायिक तरीके से विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। अब कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें कोर्ट संज्ञान नहीं लेती है और उसको माना जाता है कि संज्ञान नहीं लिया। नंबर 1 अनुसंधान के लिए धारा 156(3) CRPC के अंतर्गत आदेश करना या अनुसंधान के प्रयोजन के लिए वारंट जारी किया जाना। जब पुलिस को जांच के लिए भेजा जाता है वो प्राइवेट कंप्लेंट को, तो उसको संज्ञान लेना नहीं कहते हैं। दूसरा है तलाशी वारंट जारी करना। अगर तलाशी वारंट जारी करने का आदेश दिया है पुलिस को कोर्ट ने, तो उसको भी संज्ञान लेना नहीं कहा जाएगा। फिर ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाता है, उसको भी संज्ञान लेना नहीं कहा जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 167 जो अब 187 BNSS में है, उसको यह है उसमें कि 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, और अगर चालान भी पेश करना चाहिए और केस डायरी में सारी बातें भी रोजनामा तक पेश करना चाहिए। वो सब पेश नहीं किया जाता है, चालान पेश नहीं किया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर उसको पेश करेंगे। उसके बाद वो कोर्ट से आवेदन लगा के वो टाइम ले सकते हैं। 15 दिन का रिमांड दिया जाता है, ज़्यादा भी दिया जा सकता है, और उसके बाद कम से कम 3 महीने के अंदर उसको चालान पेश करना जरूरी होता है, बड़े मामले में, और छोटे मामलों में 60 दिन में। अब गिरफ्तारी के लिए मात्र आदेश करना, फिर जमानत आवेदन की सुनवाई करना, परिवाद की प्राप्ति के ठीक बाद मात्र एक मामले के अंतरण करना, ये इसमें जजमेंट है नारायण वर्सेस राजस्थान 1982 क्रिमिनल लॉ जनरल 2319, जिसमें बताया गया है कि किन आधार को कार्यों को मजिस्ट्रेट के कार्यों को संज्ञान लेना नहीं कहा जाता है। परिवाद का संज्ञान मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है और संज्ञान ले सकता है। ये कहा गया RP सिंह वर्सेस स्टेट 1971 क्रिमिनल लॉ जनरल 486 AIR 1971 पटना 95 में पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि किस स्थिति में वो संज्ञान ले सकता है और किस स्थिति में नहीं ले सकता है। वैसे भी संज्ञान लेना एक न्यायिक कार्य माना गया है। ये कहा गया माउन वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट स्पेशल जेल नाउकाम 1971 क्रिमिनल लॉ जनरल NOC एक्ट। जब रिपोर्ट पर अनुसंधान विलंबित किया जाता है तो एक मजिस्ट्रेट परिवाद पर संज्ञान ले सकता है। अगर पुलिस के प्राइवेट कंप्लेंट भी किसी ने लगा दी और उधर पुलिस के अनुसंधान भी चल रहा है, लेकिन पुलिस अनुसंधान कर ही नहीं रही है, किसी भी कारण से उसमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है, और पक्षकार चाहता है कि उसके प्राइवेट कंप्लेंट पर विचार किया जाए, तो मजिस्ट्रेट परिवाद पर प्राइवेट कंप्लेंट पर भी कॉग्निजेबल रहेगा, संज्ञान ले सकता है। ये कहा गया नील रतन तिवारी वर्सेस मुचीराम मंडल 1977 क्रिमिनल लॉ जनरल NOC 161। मित्रों, मैंने आपके सामने ये वर्तमान परिचर्चा में जो प्रासंगिक था, मैंने आपको संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा कैसे लिया जाता है, कब नहीं लिया जाता है, इस पर मैंने आपके पास समक्ष ये प्रस्तुत किया है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी मेरे जितने 38-39 चैनल रेडियो एपिसोड है वो आपको देखने मिलेगा, और इससे मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा। आप कमेंट भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रमन सिंह सोलंकी एडवोकेट, इंदौर हाई कोर्ट। अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।